नमस्कार, मैं हूं प्रिया सीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। शहर की लगातार बिगड़ती सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर जिला उपायुक्त ने आज एक समीक्षा बैठक ली। उपायुक्त कार्यालय में आयोजित इस बैठक में नगर परिषद अधिकारियों, सफाई ठेकेदारों और स्वच्छता सैनिकों को सफाई बनाए रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं लोगों को भी जागरूक करने के आदेश जारी किए गए। भिवानी शहर की साफ सफाई दुरुस्त करने को लेकर उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में नगर परिषद अधिकारियों, सफाई ठेकेदारों व स्वच्छता सैनिकों की एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उपायुक्त श्री ढिल्लों ने सफाई ठेकेदारों को निर्देश देते हुए कहा कि उनको जो वोट दिए गए हैं उनमें सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखें व कूड़े का उठान नियमित रूप से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्कुलर रोड पर दुकानदारों के साथ तालमेल बनाकर सफाई का कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि वे टाइम मैनेजमेंट कर इस ढंग से कचरे का उठान करें कि दुकानदारों को कचरा दुकान से बाहर आकर कचरा पॉइंट पर जाना ही ना पड़े। इस दौरान सफाई निरीक्षक विकास कुमार ने उपायुक्त श्री ढिल्लों को बताया कि शहर में करीब 70 सेकेंडरी कचरा कलेक्शन पॉइंट हैं। इसी प्रकार से परिषद के पास 7 ट्रैक्टर हैं और 15 डिपर हैं। वहीं उपायुक्त ने निर्देश दिए कि नगर परिषद के पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका सही व अधिकतम उपयोग किया जाए। हमारे अभी सिटी के अंदर हमने एक मुहिम की है कि अपनी सिटी को सुंदर बनाना है। सुंदर ये अपेक्षा नहीं है कि पेरिस बना लो, पर यह है कि छोटी कांची जब कोई यहाँ पर आए और हमारे जो खुद के सिटीजन्स हैं उनको एक गर्व महसूस हो कि हमारा जो सिटी है भिवानी शहर बहुत आगे से सफाई के अंदर बहुत सुंदर हो गया है। इसके लिए कल भी एक मीटिंग लिया गया है जिसमें हमने NGOs को, हमारे MC के अधिकारियों को और कॉन्ट्रैक्टर्स जो हमारे काम कर रहे हैं उनको बुलाया गया था और 3-4 जो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें कल डिसाइड हुई। उनमें से एक ये है कि जो टाइम मैनेजमेंट है उसके ऊपर जो भी हमारा सिटीजनरी है, जहाँ पर दुकानें हैं वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हमारा ठीक नहीं था। सुबह जल्दी हमारे कर्मचारी वहाँ पहुँच जाते थे, तो इस करके वहाँ पर जो कूड़ा का या कूड़ा कचरा का जिस हिसाब से डिस्पोजल होना था वो नहीं होता था। तो उस हिसाब से कि जब इनकी दुकानें 10 बजे खुलती हैं तो उस हिसाब से कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी MC के एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, वो उनकी टाइम के हिसाब से वहाँ पर जाएंगे और कूड़ा वहाँ से इकट्ठा करके उनका प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे। दूसरी 2-3 चीज़ें जो हम नई कर रहे हैं, एक है कि जहाँ पर भी कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं वो कूड़ा एक इनक्लोज्ड प्लेस में कूड़ा इकट्ठा किया जाए ताकि वो कूड़ा फैले ना। और जो हमारे गौवंश हैं उनका भी कि अगर कूड़ा फैलाया जाता है तो वो भी आके कहीं ना कहीं उसका भी उसमें उनकी सेहत पे भी असर होता है, जिस करके एक एडिशनल हमारे पर इशू हमारे साथ आ जाता है। तीसरी चीज़ हमने ये सुनिश्चित किया है कि जहाँ पर हमारे डंपिंग ग्राउंड्स या हमारा जहाँ पर कूड़ा गिरना चाहिए वहाँ पर प्रॉपर एक गार्बेज कंटेनर वहाँ पे रखा जाएगा। और उसके लिए कल MC जो EO हैं और हमारे ME हैं उनको कल कहा गया है कि ये सुनिश्चित करेंगे कि विदिन नेक्स्ट 48 आवर्स जहाँ पर हमारा कूड़ा फैलाया जाता है वहाँ पर हम एक कंटेनर रखा जाए वहाँ पर। चौथी चीज़ हमने एक जो मुहिम शुरू की हुई है वो गौवंश को लेके है। उसके अंदर काफ़ी तकरीबन हमारे 1100-1150 गौवंश हमारे भिवानी शहर के अंदर हमारे रोड्स पर है। तकरीबन इनमें से 350-400 के करीब तो हमने नंदीज़ को अपने यहाँ पर जो नंदीशाला में रखा गया है। हमने 2 बार टेंडर भी किया कि जो इनको पकड़ने, बिकॉज इसका ये एक डिफाइंड जॉब है जिसमें टेक्निकल मैन स्किल की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये उनको लेके जाना, उनको अपने जो भी व्हीकल जिसमें चढ़ाएंगे उस पर चढ़ाना और आगे जाके गौशाला में लेके जाना ये इतना आसान नहीं है। तो 2 बार ट्राई किया गया है कि भाई टेंडर किया गया है जो हमारा सफल नहीं हुआ। तो कल एक टेंडर और लगाया गया है शॉर्ट टर्म, उसमें उम्मीद है थोड़ा सा उसमें हमने टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज की हैं कि हमारे पास इनको पकड़ने के लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इनको अच्छे ठिकानों पर जहाँ पर इनका स्वास्थ्य का भी, जहाँ पर इनकी टैगिंग भी होगी, ताकि हमारे पास जो भी गौवंश है उनका सबका हमारे पास RIFD के साथ हमारे पास एक आइडेंटिटी हो और हमें पता हो कि ये गौवंश जहाँ पर हमने सुनिश्चित किया था वहाँ पर है कि वहाँ से भी बाहर निकल गया है। सो ये सारी मुहिम अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं ताकि एक अच्छा हमारा जो सिटी है
एक अच्छा सिटी हो और लोग भी इसके अंदर महसूस करें कि हमारा परिवर्तन जो आया है उसके लिए जो एक कलेक्टिव एफर्ट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का है और कम्युनिटी से है। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे जो है हम इकट्ठे होकर इसको सुनिश्चित किया जाए कि हमारा जो पूरा सिटी है या पूरा डिस्ट्रिक्ट है ये एक सुंदर बन जाए। और मंगलवार को स्थानीय भीम स्टेडियम में जोनल टूर्नामेंट आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट में खंड स्तर के सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खंड स्तर के विजेता खिलाड़ियों को आगामी दिनों में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता का हिस्सा बनने का मौका दिया जाएगा। मंगलवार को स्थानीय भीम स्टेडियम में जोनल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 700 से 800 बच्चों द्वारा भाग लिया गया। इस टूर्नामेंट में शामिल सभी खिलाड़ियों द्वारा बेहद अच्छा प्रदर्शन भी किया गया। वहीं कोच ने बताया कि जोनल में विजेता रहे खिलाड़ियों को 13 व 14 तारीख को होने वाली डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिलेगा, जहां पर विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं कुश्ती कोच ने बताया कि कुश्ती प्रतियोगिता में 30 से 35 स्कूलों द्वारा भाग लिया गया है तथा 250 बच्चों द्वारा इस अवसर पर अच्छा प्रदर्शन दिखाया गया। आज ये हरियाणा सरकार के स्कूली खेल प्रतियोगिता है जोनल स्तर की। इसमें भिवानी ब्लॉक के सभी विद्यालय भाग ले रहे हैं। लगभग 30 या 35 विद्यालय हैं तो वो भाग ले रहे हैं। इसके बाद में जो बच्चे इसमें सिलेक्ट होंगे ट्रायल के बाद में वो अपने डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होंगी 13 और 14 तारीख को। तो उसमें जो फर्स्ट सेकंड आएगा वो स्टेट में जाएगा कुरुक्षेत्र, जो कि 20 तारीख से है हरियाणा स्टेट की। तो कितने बच्चे टोटल भाग लिया है? ये भी इसमें लगभग 800-900 बच्चे हैं फिलहाल प्रतिभागी हैं। तो एथलेटिक्स का एक बड़ा मेला होता है जी, सभी स्कूलों के लगभग 50-50 बच्चे आए हुए हैं। तो इसलिए ये सबसे बड़ा मेला होता है एथलेटिक्स का। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए जो स्टेट में पार्टिसिपेशन करेंगे SC के बच्चे, उनको 40,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है, सिर्फ पार्टिसिपेशन का ही दे रही है। मतलब बहुत बढ़िया पॉलिसी चल रही है कि प्रोत्साहन राशि मिल रही है। उसका नाम क्या नाम क्या लिखोगे? मेरा नाम रामपाल सिंह तंवर, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल दिनों एथलेटिक्स सिलेक्टर हूँ। मैं हूँ जी 10 दिनों से हम यहाँ ब्लॉक खेलने आए हैं और आगे हम सेट में जाएंगे। आगे फर्स्ट सेकंड पानी पड़ेगी और हमारी फर्स्ट पोजीशन आई है और आगे मैं डिस्ट्रिक्ट में खेलूँगा। कोविड से बचाव के लिए 100% टीकाकरण कर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कमर कस ली है। हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान के तहत विभाग द्वारा करीबन 158 टीमें गठित की गई हैं, जो घर घर जाकर टीकाकरण की जानकारी लेंगी और वैक्सीन भी लगाएंगी। उल्लेखनीय है कि NHM द्वारा नागरिकों का 100% टीकाकरण करने के लिए हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इसी अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर घर जाकर यह जानकारी ली जाएगी कि कितने लोगों को प्रथम या दूसरी डोज लग चुकी है व जिन लोगों ने टीकाकरण नहीं करवाया है उनको कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान के तहत कुल 158 टीमों का गठन किया गया है, जिनमें 39 टीमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए तथा 19 टीमें शहरी क्षेत्र के लिए गठित की गई हैं। उन्होंने बताया कि जिले में सामान्य अस्पताल के वॉर रूम के अलावा CHC व उप स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर शांडिल्य ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए दोनों डोज लगवाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि स्कूल, कॉलेज व सरकारी संस्थानों में 100% टीकाकरण अभियान को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से सभी विभाग अध्यक्ष को व शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से उनसे जानकारी ली जाएगी कि 18 वर्ष से ऊपर कितने विद्यार्थियों और सरकारी कार्यालयों में कितने कर्मचारियों का दोनों डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है। अपील करना चाहता हूं कि हमारी जो थर्ड लहर ना आए, इसके लिए हमें कोविड वैक्सीनेशन पर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सेकंड डोज है वो काफ़ी पेंडिंग है, वो 97,000 के आसपास पेंडिंग है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने घर घर जा कर के अलग जगा रहे हैं कि भाई आप टीकाकरण लगवाएं। ये सेकंड डोज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके लगने से ही हमें 70-80% प्रोटेक्शन मिलती है। अगर हम ये नहीं लगवाते तो
हमारी जो इम्यूनिटी उसका स्तर कम रह जाता है और वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है और थर्ड लहर से हम बचने की संभावना कम हो जाती है। तो आपके माध्यम से मैं ये आग्रह करता हूँ जनता को कि खास करके 18 से जो 44 एज के जो ग्रुप के बच्चे हैं, बेनिफिशरी हैं, उसको मोटिवेट करें और उनको कहें कि वो जहाँ पर भी घर घर पर आए वहाँ पर, और हमारी सब सेंटर PHC और CHC और वार रूम में हमारे 9 से 5 बजे तक वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। फिर भी अगर मान लो किसी की ये लगता है कि ज़्यादा कोई कैंप लगवाना चाहता है तो अभी हम कैंप लगवाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हमने प्लानिंग बनाई हुई है कि जो स्कूल हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ के प्रिंसिपल से हम सर्टिफिकेट लें कि उनके हमारा कोई पेंडिंग नहीं है। फैक्ट्री के जो हैं मालिक हैं उनको भी हमने चिट्ठी लिखी है उपायुक्त महोदय के द्वारा। तो और जो रिस्क एरिया है जिसमें हमारी कवरेज कम है वहाँ पर हम टीम 159 हमने टीम बनाई है जिसमें 22 गांव की टीम है और बाकी 139 टीम फील्ड की हैं। वो उस ऐसे एरिया में जाएंगी जहाँ पर कवरेज हमारी कम है और वो जब तक काम करती रहेगी जब तक वो 100% नहीं हो जाता। ये हमारी अब तक जो वैक्सीनेशन की जो कवरेज है वो लगी है हमारी 7,45,155, ये हमारी फर्स्ट डोज लगी है और 3,43,860 हमारी सेकंड डोज लगी है। 89% तो हमारी फर्स्ट डोज लगी है और 41 हमारी लगी है सेकंड डोज। ये हमारी अचीवमेंट है। हम एट पार ये स्टेट लेवल से वैक्सीनेशन में हो रहे हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या और हमारी जो एक सर्वे करवाया था सीरो सर्वे, उसमें हम हरियाणा में सीरो सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर 69% हमारी सीरो सर्वे पॉजिटिव आई थी। तो हमने इस क्षेत्र में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और ये काम जब भी संभव हो सकता है जबकि हर आदमी इसके बारे में सचेत रहे। शहर में लगातार बढ़ती भीड़ और वाहनों की जाम की समस्या को देखते हुए आज नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। हांसी गेट से महम गेट तक चले इस अभियान में दुकानों के आगे रखे सामान को जब्त करते हुए आगे के लिए चेतावनी भी दी गई। आज हमारा अभियान अतिक्रमण अभियान हांसी गेट से महम गेट और महम गेट से घंटाघर तक चलाया गया। जो दुकानदार अतिक्रमण कर रहे थे उनको उनका सामान उठाया गया नगर परिषद के साथ मिलकर, और जो व्हीकल नो पार्किंग में खड़े थे उनको उठाया गया है और उनसे अपील की गई कि ये अभियान हमारा जारी रहेगा, आप अतिक्रमण न करें और सुचारू रूप से यातायात को चलने दें। हाल ही में ओल्ड भारत नगर में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राज सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है ताकि मामले की गहनता से जांच की जा सके और आरोपियों को पकड़ा जा सके। गौरतलब है कि बीते दिनों भिवानी ओल्ड भारत नगर में एक बुजुर्ग महिला संतरा की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई थी तथा मृतक संतरा पुत्र जितेंद्र द्वारा उसके ससुराल वालों पर आरोप लगाया गया था तथा मामले की जांच की जा रही थी। वहीं मामले की जांच कर रहे औद्योगिक क्षेत्र के प्रभारी रणवीर शेखावत द्वारा जितेंद्र के ससुर राज सिंह को गिरफ्तार किया गया तथा उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वहीं जितेंद्र के बयानों पर जितेंद्र की पत्नी, साले व साले के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। महिला संतरा पत्नी रघुवीर, उम्र 70+ है, 70-72 साल की उम्र है इसकी। एक लड़का है इसको जितेंद्र, भारत नगर R31 मकान में रह रहे हैं अपने, और इसकी पुत्र वधू का और इसके बेटे का संतरा का आपसी मनमुटाव था। इसकी पुत्र वधू करीब 1.5 साल से घर से बाहर किराए के मकान में रह रही थी। अब वो करीब 1.5 माह पहले अपने घर में आई थी। 3 बच्चे हैं उसको, 2 लड़की 1 लड़का। एक लड़की 19 साल की है निधि, एक लड़की 17 साल की है, एक 16 साल का बच्चा है, एक बेटा है 16 साल का प्रशांत। 3 बेटे हैं। बच्चों के साथ अपने घर आ गई थी। उसके बाद इनका तनाव दोबारा ज़्यादा, ये रात को कहीं बाहर सोई हुई थी। मकान के साथ लगता है एक प्लाट है इनका, मकान के अंदर से भी एंट्री है और उसके 2 गेट हैं गली में, एक मकान का गेट, एक प्लाट का गेट। प्लाट के अंदर से भी एंट्री है, मकान और प्लाट की एंट्री है दोनों की। तो सुबह एक गाय थी, उसके लिए चारा चूरा डालने के लिए आई थी करीब 6:45 बजे। पीछे से जिस टाइम ये घर आई उसी समय जो इसका बेटा जितेंद्र, उसका ससुर है राज सिंह सन ऑफ वीर सिंह निवासी जींद,
वो शाम 5-6 बजे से घर पे आया हुआ था पहले से ही। जैसे ही बुढ़ी ने गेट खोल के एंट्री करी है संतरा देवी ने, उसी टाइम वो पीछे से भाग के जाके और चाकुओं से उस पर हमला कर दिया। चाकुओं की 8-10 चोटें लगी हुई हैं। इसका बेटा घर के अंदर था। जैसे ही इसने आवाज़ लगाई, प्लॉट के अंदर ही था, जैसे ही इसने आवाज़ लगाई तो बेटा दौड़ के आया। उसने छुटाने का प्रयास किया तो उसके अकॉर्डिंग, बेटे के आरोप के अकॉर्डिंग, उसकी पत्नी, उसके साले विवेक और उसके बच्चों ने उसको पकड़ लिया और ये बुढ़ी को काफ़ी चाकू से चोटें मारता रहा, जिससे उन्हीं चोटों के कारण इसकी हत्या हो गई थी। और ये हॉस्पिटल ले गई थी, ब्रोड डेड थी। जो मृतका है, जो इसके बेटे ने एफआईआर दर्ज करवाई, उसने अपनी पत्नी, तीनों बच्चों पे, अपने ससुर राज सिंह पे और विवेक साला, 4 आदमियों पे आरोप एलिगेशन है। एक राज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 दिन के पुलिस रिमांड हासिल किया गया है इसका। इससे हथियार, जिस हथियार से चोटें मारी थी, वो हथियार रिकवरी किए जाएंगे और गहनता से पूछताछ की जाएगी। प्रॉपर्टी की बात की जाए, कितनी प्रॉपर्टी का मामला? प्रॉपर्टी, ये जो वर्द औरत थी, ये काफ़ी दिन से फाइनेंस ब्याज का ही काम करती थी। तो प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी रख के या प्रॉपर्टी लिखवा के उसके एवज में फिर पैसे ब्याज पर देती थी। पैसे तो काफ़ी है इसके पास, करीब 2 करोड़ प्लस के अनुमान लगा रहे हैं भाई प्रॉपर्टी होगी इसके पास। तो जो बाकी गिरफ्तारी कब तक होगी? बाकी किसी को गिरफ्तार कर लेंगे जो लग रहे हैं। एक आदमी को हमने कर लिया गिरफ्तार, रिमांड पर लिया गया है, उससे रिकवरी करके बाकी इसके अनुसार जैसे आएगी किसी को गिरफ्तार कर लेंगे। अधिकारियों की अनदेखी के चलते बुआनीखेड़ा के पौष इलाके हुड्डा सेक्टर का पार्क बदहाल स्थिति में है। पार्कों में जहां लोग सैर करने और घूमने फिरने आते हैं, वहीं इन पार्कों में आवारा पशु डेरा जमाए बैठे हैं। सेक्टर निवासियों का कहना है कि वे बार-बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं मिला है। बवानीखेड़ा कस्बे का पोश इलाका कहे जाने वाले हुड्डा सेक्टर के पार्क इन दिनों बदहाली की स्थिति में हैं। अधिकारियों की अनदेखी के चलते आज हुड्डा पार्क अपनी बदहाली का रोना खुद रो रहे हैं। हुड्डा निवासियों ने बार बार प्रशासन के अधिकारियों से हुड्डा पार्क की सुध लेने की गुहार लगाई, लेकिन आज आलम यह है कि सेक्टर के पार्कों में जहां लोग सैर सपाटे के लिए जाते थे, वहां आवारा पशु अपना डेरा जमाए बैठे हैं। कई जगह से तो शरारती तत्वों द्वारा हुड्डा पार्कों की रेलिंग भी तोड़ दी गई है। ऐसे में क्षेत्रवासियों का यहाँ आना भी दुर्भर हो गया है। वहीं बवानीखेड़ा हुड्डा सेक्टर निवासियों ने बताया कि उन्होंने कई बार प्रशासन के अधिकारियों से हुड्डा पार्क में सड़कों की सुध लेने की गुहार लगाई, लेकिन हुड्डा सेक्टर सिर्फ नाम का ही पोश इलाका रह गया है। वहां किसी प्रकार की भी कोई सुविधा नहीं है तथा पार्कों में बनी गंदगी की से आसपास के मकानों में भी बीमारियां पनपने का खतरा बना रहता है। ऐसे है भाई, यहाँ पे पार्कों का कोई विकास नहीं है बवानीखेड़ा में। ना यहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं, ना गेट है, ना दीवारें हैं। यहाँ पे पूरी डंगर घूमते रहेंगे सारा दिन यहाँ पे, और शराब भी बैठे रहते हैं। रात को कूड़ा करकट आप देख ही सकते हो, फोटो खींच लो चाहे आप इसके। और यहाँ पे विकास के नाम पे ना कोई यहाँ का एमसी आता है, ना कोई आता है, कोई बंदा ना पूछताछ है। यहाँ पे किसी की सीट सारी टूटी हुई है, ना बंदा बैठ सकता है यहाँ पे, ना खेलने के लिए कोई बच्चों के लिए पार्क बना हुआ है ढंग से। लाइट ऐसी भी अपना लाइट का भी विकास नहीं है यहाँ पे। लाइट भी अपने आप चली जाती है, कोई 3-4 दिन में ठीक होगी, फिर नहीं होगी। फिर इस हिसाब से आप कूड़ा तो देख ही रहे हो, डेली भी लोगों का रहता है। रात को जमावड़ा हो जाता है यहाँ पे घरों वाले जिसके भी बेटी हैं वहाँ पे बाहर घूमने में थोड़ा ऑब्जेक्शन करती हैं। इसलिए समस्या जी मैं अब बताऊँ तो फिर से ऐसी है, पार्क का कोई विकास नहीं है किसी भी तरह का, ना दीवारों का ना गेट का। डेंगू मरीजों की पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें डोर टू डोर सर्वे कर रही हैं। इस अभियान के तहत टीमें 3,77,540 घरों में सर्वे कर चुकी हैं। सीएमओ रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 210 हो गई है, जिनमें से 202 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस 8 अभी भी हैं। भिवानी जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 210 हो गई है। हालांकि इनमें से 202 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वहीं 8 मरीजों का उपचार चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल सहित अन्य हॉस्पिटलों में चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें डेंगू मरीजों की पहचान के लिए डोर टू डोर अभियान के तहत 3,77,540 घरों में सर्वे कर चुकी है। डेंगू के साथ साथ विभाग की टीमें मलेरिया रोगियों की भी पहचान के लिए सर्वे कर रही है। राहत की बात यह है कि अभी तक जिले में मलेरिया का कोई मरीज नहीं मिला है, ना ही डेंगू से अभी तक किसी मरीज की मौत हुई है। इसके लिए विभाग ने स्वास्थ्य टीमों का गठन किया है, जो डोर टू डोर जाकर मच्छर के लार्वा की भी तलाश कर रही है तथा जहां पर भी डेंगू के मच्छर का लार्वा मिल रहा है, वहां पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा मौके पर नोटिस जारी कर दिया जाता है। इसके साथ साथ सिविल सर्जन डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने शहरवासियों से अपील की है कि शहरवासी हफ्ते में एक बार अपने आसपास क्षेत्रों की साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखें, वे अपने आसपास पानी जमा ना होने दें। सीजन है, आपके माध्यम से मैं 2 पहलू पर इस पे बात करूंगा। एक तो हमारे डेंगू के 210 केस आए हुए हैं,
210 केस में से हमारे 202 केस जो हैं हमारे रिकवर हो गए हैं और 8 केस हमारे दाखिल हैं। हमारे कोई अभी डेथ नहीं हुई है। और डेंगू ज़्यादा ना फैले, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं समय पर मिलें, इसके लिए हमने फील्ड की सेवाएं बना रखी हैं। फील्ड की हमारी 119 टीम है और अर्बन की हमारी टीम 22 है। वो जो टीमें हैं उनको एरिया डिवाइड कर रखा है, वो हाउस टू हाउस जाती हैं, वो एंटी मलेरियल एंटी लार्वाल एक्टिविटीज़ करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि हम अपने आसपास में घर में जो इसकी ब्रीडिंग प्लेस हैं, जैसे कि गमले में पानी रखना है, कूलर में पानी है, फ्रिज की ट्रे है, जहाँ पर भी मैन मेड जो स्मॉल जो रिजर्वायर होते हैं उनको खाली करके सूखा करें, क्योंकि सूखा करने से उसके जो लार्वा चिपचिपे होते हैं वो काफ़ी दिन तक, खास करके 30 दिन तक भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो उनको खाली करके उनको कपड़े से अच्छी तरह साफ करें, सूखा करके। अगर हफ्ते में हम अपने घर के ये जो रिजर्वायर है उनको पानी निकाल करके सूखा करते हैं तो उसका सोर्स ऑफ ब्रीडिंग वो कम हो जाता है, वहाँ मच्छर पैदा नहीं होते। दूसरी जो वाटर लॉगिंग है, तालाब हैं, उनमें हम काला तेल डलवा रहे हैं। बहुत बड़ा तालाब है तो उसे गम्बूजिया मछलियाँ का बीज डलवा रहे हैं। तो इस लार्ज पे करते हुए हमें ऐसे 300 जो तालाब हैं हमने उनमें गम्बूजिया मछली का बीज डलवा रखा है। 780 जो है हमें जो तालाब हैं उसमें हमने काला तेल डलवा रखा है। तो ऐसे करके हमारी जो और डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें की बजाय हमारे भिवानी में कंपेरेटिवली स्थिति कंट्रोल में है। दूसरा, एक लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर मान लो मच्छर हो भी जाते हैं तो अगर हम सुबह शाम घूमते टाइम में अपने शरीर को सारा ढकते हैं तो उसको मच्छर काटता नहीं, तो उससे बचा जा सकता है। हम अपने घर में जालीदार दरवाजे लगाएं और अपने जो घर में है मस्कीटो रिपेलेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि मच्छर पैदा ना हो, पैदा हो जाए तो हमें काटे नहीं। दूसरी सुविधा है कि मरीजों की क्या क्या सुविधा हमारे भिवानी अस्पताल में है। इसके लिए हमने 40 बेड हमारे ऑलरेडी डेजिग्नेटेड हैं और 30 बेड हमने ऑलरेडी रिजर्व कर रखे हैं। ऐसे टोटल हमारे 70 बेड हमने चिन्हित कर रखे हैं। हमारे डॉक्टरों की ड्यूटी लगा रखी है, वो हर मरीज को मच्छरदानी वाला बेड देगा और प्रोटोकॉल के अनुसार मैनेज करेगा। हाल ही में सर्बिया में आयोजित सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भिवानी के बेटे आकाश राजपूत ने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ी का नगर में पहुंचने पर जोरदार स्वागत खेल प्रेमियों द्वारा किया गया। आपको बता दें कि सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का ये 7वां मेडल है। मिनी क्यूबा भिवानी के लाल आकाश राजपूत ने सर्बिया में आयोजित सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत देश का नाम रोशन किया है। सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत देश का यह 7वां मेडल है तथा भिवानी पहुंचने पर आकाश को सिर आंखों पर बैठाकर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर से 4 नवंबर तक सर्बिया में सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, जिसमें मिनी क्यूबा भिवानी के 20 वर्षीय लाल आकाश राजपूत ने वेनेजुएला में फिनोला जो 2016 के ओलंपिक विजेता रहे थे उनको 5-0 से करारी मात देकर कांस्य पदक हासिल किया। इससे पहले 21 सितंबर को आकाश ने कर्नाटक में आयोजित नेशनल बॉक्सिंग सर्विसेज टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल भी जीता था। आकाश की इस उपलब्धि पर भिवानी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं आकाश ने कहा कि देश के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप का 7वां मेडल जीतकर उन्हें बहुत खुशी व गर्व महसूस हो रहा है। आकाश ने कहा कि वो अब कॉमनवेल्थ व एशियन चैंपियनशिप की तैयारी करेंगे। सलमान जी, खुशी तो बहुत हो रही है और प्राउड फील कर रहा हूँ आज इंडिया के लिए मेडल लेके आया हूँ। यही कहना चाहूँगा, बस ये मेरी कोशिश की वजह से और सब लोगों की वजह से आया। तो कहाँ पर टूर्नामेंट की, कौन सी टूर्नामेंट की आपको? टूर्नामेंट सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी सर्बिया में, ये बेलग्रेड में हुई थी। 24 से अभी 6 को खत्म हुई है, तो वहाँ पे सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप लेके आया। कौन सा मेडल मिला? ब्रॉन्ज मेडल मिला। इससे पहले भी आपने एक मेडल हासिल किया था? जी मैं अभी नेशनल चैंपियन बन के आया था और अभी मैं सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेके आया। तो आगे क्या आपकी वो प्रैक्टिस रहेगी, किस प्रकार से, कौन सी प्रतियोगिता की तैयारी है, क्या लक्ष्य है? आगे अभी कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले हैं और एशियन गेम्स आने वाले हैं, तो अभी सीनियर कैंप में जाकर उसकी तैयारी करनी है। सर्बिया में आपका किससे मुकाबला था? आउट के कितने मुकाबले? सर्बिया में मेरे 3 फाइटें हुई थी। चौथी फाइट जाके मैं हार गया था। तीनों फाइटों में मेरा अच्छी फाइट हुई थी
और टफ कंपटीशन था क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप है तो थोड़ा टफ कंपटीशन था। अब सेना में तो कभी लगता है कि सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिलना चाहिए जो ना मिला हो, या तो उम्मीद है, कितनी उम्मीद है कि जो सरकार है वो करेगी? अभी तो कुछ पता नहीं है बट अभी मिलना चाहिए जो भी है तो पता चलेगा उसका। तो अभी कुछ बताया नहीं सरकार की तरफ से। बहुत खुशी का माहौल है, खुशी का दिन है जो हमारे भारत के लिए आकाश मेडल लेके आया है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जो सर्बिया में हुई थी, उसमें मेडल आया है। और ये हिंदुस्तान का छठा मेडल है, इससे पहले 7वां मेडल है, सॉरी, इससे पहले 6 मेडल आए हैं और 7 का बहुत खुशी है, बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं हम कि हमारा मेडल आया है। तो कोच साहब क्या कहेंगे आगे जो इनके जो मैच है किस प्रकार के हैं, किस प्रकार की तैयारी है, क्या लगता है कि जो खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक वहाँ तक जा पाएंगे? अभी तो इसकी स्टार्टिंग हुई है, फर्स्ट था सीनियर कॉम्पिटिशन का, फर्स्ट ही काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन था वर्ल्ड चैम्पियनशिप, क्योंकि इससे पहले कोई इन्विटेशन वगैरह खेलते हैं ऐसा कुछ नहीं खेला था इसने सीनियर में, और उसी मेडल लेके आया। इससे काफ़ी इसका मनोबल भी बढ़ा है। तो आगे कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम है और आगे ओलंपिक है। ओलंपिक तो अभी बहुत दूर है लेकिन बहुत पास भी है, तो वक्त बहुत जल्दी चलता है। अब उम्मीद है आगे जाके अच्छा करेगा। काफ़ी बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश में और एक भिवानी के छोटे से गांव पालवास का लड़का अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप थी उसके अंदर 54 किलो वर्ग किलो भार के अंदर हमारे देश का नाम रोशन करा है। और जिस हिसाब से 100 देशों उसके अंदर प्रतिभागी थे और उसके अंदर आकाश भी, हमारे भारत से अगर 14 लड़के गए थे, 13 गए थे, उसमें एक आकाश ही ऐसा निकला जिसने उसमें मेडल प्राप्त किया। उसने इसमें कांस्य पदक विजेता रहा और मेरी आकाश को और उनके पूरे परिवार को और हम सब के लिए ये बड़ी गर्व की बात है और परिवार को पूरी शुभकामनाएं, आकाश को उसके सुनहरे भविष्य की भी शुभकामनाएं। नगर की एक बेटी के लापता होने की शिकायत महेंद्रगढ़ निवासी उसके पति ने दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर उसके दोनों बच्चे और करीबन 35,400 रुपए ले जाने के आरोप भी लगाए हैं। बहरहाल पुलिस उक्त महिला की तलाश कर रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सतीश कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि भिवानी निवासी उसकी पत्नी बीते दिनों अपने घर से अपने दोनों बच्चों व जेवरात लेकर घर से निकल गई। उसने बताया कि करीब 1 वर्ष पहले भी यह हरकत हो चुकी है। इसी कड़ी में पुलिस द्वारा व्यक्ति की शिकायत पर उसकी पत्नी व 2 बच्चों को ले जाने का मामला दर्ज किया गया है। वहीं शिकायतकर्ता ने पुलिस से शीघ्र तलाशी पूरी कर उसके बच्चे, जेवरात व रुपए वापस दिलवाने की बात भी कही। राजीव गांधी राज्य के महिला महाविद्यालय में महिला स्वयं सहायता समूह दिशा ने कैंटीन शुरू की है। प्रदेश भर में शायद ऐसी पहली कैंटीन होगी जो कि छात्राओं को चाय पिलाने के साथ साथ उद्यमिता के लिए भी प्रेरित करेगी। जिला उपायुक्त के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी ने इस योजना को अमली जाना पहनाने में मुख्य भूमिका निभाई है। भले ही चाय बनाने का कार्य बड़ा व्यवसाय ना हो, लेकिन यदि योजनाबद्ध ढंग से किया जाए तो यह छोटी से छोटी बचत से बड़ा रोजगार का रूप ले सकता है। इसी कड़ी में एक प्रयास उपायुक्त RS ढिल्लों द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के लिए किया गया है। इसका पहला कदम राजीव गांधी राजकीय महिला कॉलेज से शुरू किया है। दिशा स्वयं सहायता समूह ने इस महिला कॉलेज में दिशा कैंटीन शुरू की है। इस स्वयं सहायता समूह ने करीब 10 जरूरतमंद महिलाएं जुड़ी हैं जो इस कैंटीन में काम करेंगी। इन कैंटीन में छात्राओं के साथ साथ स्टाफ सदस्यों को चाय, कॉफी, समोसा, ब्रेड पकौड़ा व स्नैक्स आदि मिलेगा। यहाँ हम बताएं कि इस कॉलेज में करीब 3200 छात्राएं हैं। उपायुक्त RS ढिल्लों के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी गौरव सिरोही ने इस योजना को अमली जामा पहनाने में मुख्य भूमिका निभाई। इसके साथ साथ राष्ट्रीय आजीविका मिशन शहरी की देखरेख SMID की जिला प्रभारी ज्योति पांचाल ने महिला स्वयं सहायता समूह को इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया तथा कॉलेज प्राचार्य सुधीर शर्मा ने चाय कैंटीन की स्थापना के लिए दिशा समूह की महिलाओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया और उनको कॉलेज में जगह भी उपलब्ध करवाई। वहीं श्रीमती पांचाल ने बताया कि दिशा समूह में शामिल सभी जरूरतमंद महिलाएं हैं जिनको स्वरोजगार की जरूरत है। और इधर जैसे कि कुछ बच्चे खाना खा नहीं पाते थे, जल्दी क्लासेस लगती थी 8 बजे, तो इधर कैंटीन का बहुत ही अच्छा काम किया है कि बच्चे भूख के मारे ना तो कभी बाहर जाने की कोई दिक्कत होती है, इसलिए बहुत अच्छा काम किया है। इधर जो बच्चों के लिए कैंटीन खुली है और खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आज ये राजीव गांधी गर्ल्स कॉलेज में कैंटीन स्टार्ट हुई है और ओपनिंग तो ऐसे डीसी साहब करेंगे। हमने सर ने बोला कि वैसे काम स्टार्ट कर दें। बेनिफिट होगा इसका? बच्चों को बेनिफिट बिल्कुल बढ़िया होगा सर, क्योंकि हम आगे मतलब इनको प्रोवाइड करेंगे अंकुरित सलाद वगैरह है और मतलब ऑर्गेनिक जो भी चीज़ें हैं। फास्ट फूड थोड़ा कम देंगे लेकिन चीज़ जो भी देंगे अच्छी देंगे। तो किस संस्था के द्वारा खुली गई है? ये स्वयं सहायता समूह संस्था के द्वारा खुली गई है और दिशा ग्रुप के साथ। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।